नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से आयोजित क्षेत्रीय बूथ सम्मेलन में हिस्सा लेने के साथ हुई है। गोरखपुर पहुंचे एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जेपी नड्डा का स्वागत किया। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ जेपी नड्डा मंदिर पहुंचे। इसके बाद जेपी नड्डा बीजेपी के बूथ सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा, एक तरफ जिन्नावादी हैं और एक तरफ राष्ट्रवादी। तो वहीं जेपी नड्डा ने भी विपक्ष पर जमकर हमला बोला और बीजेपी सरकार की तारीफ की। भाइयों बहनों, 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव यह स्वाभाविक रूप से देश और दुनिया के आकर्षण का एक केंद्र बिंदु बन रहा है और बनेगा भी, क्यों नहीं। देश के सबसे बड़ी आबादी के राज्य का चुनाव सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश और इस राज्य में विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं आकर्षण का केंद्र बनेगा। एक तरफ भारत की आन बान और शान की रक्षा करने, भारत को दुनिया में समर्थ और सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ भारत को अपमानित करने वाले, भारत के आन बान शान के साथ गुस्ताखी करने वाले, देश की प्रदेश की जनता जनार्दन, गरीब गांव, गरीब किसान, नौजवान और महिलाओं के हकों पर डकैती डालने वाले, भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में, 2017 में, 2019 में जो कहा सो करके दिखाया, जो कहा सो करके दिखाया। जो असंभव था, जो आजादी के बाद लोगों के लिए नामुमकिन था, उसको मोदी जी ने मुमकिन बना दिया और पूरी दुनिया के अंदर एक बात सबकी जुबान पर आ गया है कि मोदी है तो। जब सबकी जुबान पर एक बात आ गई तो स्वाभाविक रूप से 14 के बाद 17 में उससे ज्यादा समर्थन और 17 के बाद 19 में तमाम कड़ी चुनौती के बावजूद उससे भी ज्यादा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को जनता जनार्दन ने देश के अंदर दिया है। मैं आगे चलकर आपको डबल इंजन की सरकार की गाथा सुनाऊंगा, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि ऊपर मोदी जी है, नीचे काम करने में योगी जी है। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी ने पूरा आशीर्वाद उत्तर प्रदेश पर रखा है और योगी जी ने विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है उत्तर प्रदेश को मुख्य धारा में लाने के लिए। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। मैं कई बार अपने विरोधी पार्टी के नेताओं से पूछता हूं, भैया तुम्हारी जमीन तुम्हारे को कचोटती नहीं है? ये तुमने ठेका ले रखा है कि एक ही परिवार के लिए ताली बजाते रहो, सिर्फ उसी के लिए खड़े रहो? तो हमको कई बार जवाब देते हैं, नड्डा साहब करे क्या, अब फंस गए हैं तो करे क्या, यहां तो रीति ही ऐसी है। ये भारतीय जनता पार्टी है जहां सामान्य कार्यकर्ता पार्टी को चलाने का मादा भी रखता है, ताकत भी रखता है, व्यवस्था भी रखता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर के चलते हैं और वह वंशवाद को लेकर के चलते हैं। हमारे यहां राष्ट्रवाद महत्वपूर्ण है, उनके यहां वंश के आगे कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वह वंश के लिए है।
चलिए, सुभाष हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। सुभाष, क्या कुछ अपडेट है? जेपी नड्डा जमकर विपक्षियों पर बरसे और साथ में डबल इंजन की तारीफ। योगी मोदी का गठजोड़ जनता को समझाने की कोशिश हुई है। जी बिल्कुल पूजा, देखिए आज उन्होंने 28,000 बूथ अध्यक्षों को उन्होंने संबोधित किया और साथ में गुरु मंत्र दिया और सबको ये बताने में पूरी तरीके से उन्होंने कोशिश की कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, जबकि हमारे पास तमाम जो है उपलब्धियां हैं, तमाम कार्य है जो आप लेके जनता के पास जा सकते हैं और गर्व के साथ आप बता सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी सरकार ने काम किया। देश में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया और उत्तर प्रदेश में योगी ने काम किया। योगी सरकार में गुंडे भागने लगे हैं, कोर्ट की शरण में जाने लगे हैं और कोर्ट की शरण में जाके कहने लगे हैं कि अब हमको जेल भेज दिया जाए। तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं भी यूपी सरकार ने उपलब्धियां की हैं, जिसमें गोरखपुर में एम्स को लेके एम्स पूरी तरीके से बन गया है और यहीं पे फर्टिलाइजर की बात उन्होंने कही कि फर्टिलाइजर भी पूरी तरीके से तैयार है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री अगले महीने करने वाले हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में राम मंदिर मुद्दा जो काफी वर्षों से चला आ रहा था, वो मोदी और योगी के नेतृत्व में अब राम मंदिर बन रहा है, जिसका निर्माण हो रहा है। तो उन्होंने समझाने की कोशिश की बूथ अध्यक्षों को कि किस तरीके से जो है आपको काम करना है और जनता के बीच में जाना है। कहीं ना कहीं वो इनकी बातों को सुनकर और काफी उत्साहित दिखे। यहाँ पे जो बूथ अध्यक्ष थे, कार्यकर्ता थे, हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ थी और पूरी तरीके से नड्डा के रंग में रंगे हुए थे और उद्घोष लगा रहे थे, जयकारे लगा रहे थे। आपको बता दें कि नड्डा अब से थोड़ी ही देर में वनटांगिया गांव भी पहुंचने वाले हैं। वहां वनटांगिया के लोगों से मिलेंगे और वनटांगिया से लोगों से मिलकर, चूंकि वनटांगिया में बहुत काम किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, खाना बदोश की जिंदगी जी रहे थे वो, और खाना बदोश की जिंदगी जीने के बाद उनको राजस्व ग्राम में उनका नाम दिया गया। अब वोट देने का अधिकार मिला और तमाम सुविधाएं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से उनको मिला है, वहां भी जेपी नड्डा जाएंगे और उनसे मिलेंगे। जी पूजा, बिल्कुल। अभी थोड़ी देर में वनटांगिया के लोगों से जो संवाद कर रहे हैं सीएम योगी, वो भी तमाम दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन इस दौरान वनटांगिया के लोगों से जो मुलाकात हुई है वो बेहद खास होने वाली है। सुभाष जी बिल्कुल पूजा, देखिए काफी काम किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। चूंकि वनटांगिया था 70 साल में उनको जो है कहीं कोई सुविधा नहीं मिली थी, तमाम सुविधाओं से वो वंचित थे, जिसमें लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफी काम किया है। उनके लिए संघर्ष किया है, जमीन पे लड़ाई लड़ी है, उनके लिए संसद में आवाज उठाई है, तब जाके उनको स्वास्थ्य सुविधाएं और तमाम जो आवास की सुविधाएं, नाली, बिजली, पानी की तमाम सुविधाएं उनको मिली है। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री की उपलब्धियां थी उसको भी बताने के लिए, एक संदेश देने के लिए नड्डा वहां जा रहे हैं कि किस तरीके से यूपी सरकार यानी योगी की सरकार काम कर रही है। जी पूजा, जेपी नड्डा क्या कुछ बोल रहे हैं तमाम दर्शकों को सुनाते हैं। तो आपको बता दें कि वनटांगिया क्षेत्र में जेपी नड्डा और सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। वनटांगिया के लोगों से संवाद हुआ। संवाद के बाद जेपी नड्डा मंच पर संबोधित कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुभाष हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं 2 दिवसीय दौरे पर यूपी आए जेपी नड्डा 23 नवंबर की रात 11:15 बजे के करीब कानपुर के किदवई नगर पहुंचने के बाद वो बाबा नामदेव गुरुद्वारा में पूजा अर्चना करेंगे। वो कानपुर में जूही साकेत नगर से पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय का भी उद्घाटन करने वाले हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा 7 जिला कार्यालयों का भी उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रहे समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का सोमवार को जन्मदिन है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में लखनऊ स्थित सपा प्रदेश कार्यालय में मुलायम सिंह का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर मुलायम ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जन्मदिन मनाने के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नौजवानों में जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है। ये जोश परिवर्तन की क्रांति लाएगा। आज हमारा जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन हमें बड़ी सबसे खुशी तब होगी कि हमारे गरीब से गरीब लोगों का जन्मदिन मनाया जाए। समझे जी, आप सबका जन्मदिन मनाया जाए इसी तरह, और हमें बुलाइए, हम आपके जन्मदिन से आ जाऊंगा। समझे?
कि हम आपको आपने जिस तरह से हमारा सम्मान किया, स्वागत किया है, इसके लिए बहुत आभारी रहूंगा और आपको विश्वास दिलाता हूं, जो आशा हम तक करते हो मैं आशा पूरी करके दूंगा आपके साथ। इसलिए हम आपसे चाहते थे कि हमारे सारे के सारे नौजवान, मामूली कितना उत्साह है हमारे नौजवानों में, कितना जोश है। ये नौजवान हमारा देश के अंदर परिवर्तन की राजनीति चल रही है, वो परिवर्तन की राजनीति को आप कामयाब बनाएंगे, मैं आपके साथ हूँ। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी। तो मुलायम सिंह को सुन रहे थे आप। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव एक और लखनऊ में अपना 83वां जन्मदिन मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सैफई में उनके भाई शिवपाल यादव अकेले ही मुलायम सिंह के जन्मदिन का केक काटते नजर आए। शिवपाल ने पोस्टर में लगी हुई फोटो को केक खिलाकर जन्मदिन मनाया। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि शिवपाल भी लखनऊ पहुंचेंगे, आयोजित कार्यक्रम में मुलायम के बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालांकि शिवपाल यादव के साथ उनके बेटे आदित्य यादव मौजूद रहे। तो वहीं दूसरी ओर राजधानी लखनऊ में सपा कार्यालय में मुलायम सिंह यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं और बेटे अखिलेश यादव के साथ अपना जन्मदिन मनाया। होना चाहिए था, उन्हीं की तरफ से ये बातें चली थी कि 22 तारीख को हमारे प्रदेश कार्यालय पे भी नेताजी का जन्म मनाया जा रहा है। हमारे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, हमें तो वहीं होना चाहिए था। हम चाहते तो 2003 में हम मुख्यमंत्री बन सकते। सबको पता है, पूरे देश को पता है, पूरे प्रदेश को पता है। मैंने तो दिल्ली से बुला करके नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया था। और समय हमारे साथ बड़े बड़े नेता भी थे, दूसरे दलों के नेता थे, उन्होंने हमारा साथ दिया था, हमारे कहने से साथ दिया था। बताओ दिया? हमने तो इतना भी कहा कि चाहे गठबंधन कर लो, गठबंधन के साथ केवल मैंने कहा कि जो हमारे साथ हैं और जीतने वाले लोग हैं, जीतने समीक्षा कर लो, सर्वे कर लो। अगर हमारे साथ जो जीतने वाले लोग हैं उनको टिकट दे दो, गठबंधन कर लो। गठबंधन के साथ साथ अगर नहीं तो विलय कर लो। मैंने एक बात तो इतना कहा, हमने कहा कि केवल हमें 100 सीटें दे दो। 100 सीटों के साथ साथ हम दूसरी पार्टी का जो लोग हैं, दूसरी पार्टी के लोग भी हैं, हम लोग सब लोग मिलकर के केवल 100 सीटें लड़ लेंगे। समाजवादी पार्टी 303 लेंगे। हम तो चाहते हैं तुम 303 में 200 से ज्यादा जीत जाओ और हम लोग 100 में कम से कम हम 50 जीत जाए, तो सरकार तो बन जाएगी 202 ही में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान कर चुके हैं। इसके बाद भी संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलनरत है। तो वहीं आज राजधानी लखनऊ के इको गार्डन पर संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान मृत 750 से ज्यादा किसानों को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग की। साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग को प्रमुखता और पुरजोर तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर कानून बनाओ। संयुक्त किसान मोर्चा फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने पर अड़ा हुआ है। 750 किसान शहीद हुए, वो एक बड़ा सवाल है। एमएसपी का भी सवाल है। ये माना जा रहा था कि आप लोग जैसा कि होने के लिए प्रधानमंत्री एक कदम सरकार आगे बढ़ी, कानून वापस दिए। तो हम तो कह रहे हैं ना कि बातचीत करो, अब जो और मामले है बातचीत से निपटाओ। ऐसा नहीं होगा कि सरकारी टीवी पे घोषणा कर दी और देश ने मान ली, ऐसा नहीं है। बातचीत के निपटाओ इसको, बातचीत से। इसलिए भी कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में आएगा जल्दी, इसके लिए आज बैठक भी हो रही है। एमएसपी पे कौन करेगा? जो हर रोज किसानों को नुकसान हो रहा है उसको कौन करेगा? उत्तर प्रदेश में करने का क्या फोकस रहा है? उत्तर प्रदेश में तो होगा ना, यहाँ पर राजधानी है देश की। अजय टेनी एक मेन बड़ा फैक्टर यहाँ का है, उनकी गिरफ्तारी हो वो भी एक बड़ा सवाल है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। जया हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। जया, क्या कुछ अपडेट है?
किसानों का हुजूम में 1 लाख का कयास लगाया जा रहा था कि 1 लाख के करीब किसान उमड़ेंगे और इस दौरान पुरजोर तरीके से अपनी मांग को रखा जाएगा। हालांकि राकेश टिकैत की आवाज में जो तल्खी नजर आई वो साफ तौर पर बता रही है कि रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, लेकिन हुजूम कितना था। जी पूजा, आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे जो लखनऊ में आयोजित जो किसान महापंचायत है, इसमें तकरीबन 1 लाख से अधिक लोगों की यहाँ पे भीड़ उमड़ी थी और यहाँ पे राकेश टिकैत की भी मौजूदगी दर्ज हुई और वहाँ तमाम किसान जो अलग अलग हिस्सों से देश के आए थे वहाँ पे उन्होंने संबोधित भी किया और कहा कि देखिए, प्रधानमंत्री हमारा देश का माफी मांग रहा है, लेकिन हम अपने प्रधानमंत्री को ऐसा नाजुक नहीं चाहते, हम अपने प्रधानमंत्री को मजबूत चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के माफी मांगने से काम नहीं चलने वाला है। एमएसपी पे कानून हम चाहते हैं, एमएसपी का गारंटी कानून दीजिए। जो छोटे किसान है असल में अगर उसका कल्याण चाहते हैं तो। साथ में लखीमपुर हिंसा में पीड़ित जो किसान थे उनके परिजनों की भी यहाँ पे मौजूदगी हुई। लखीमपुर हिंसा से पीड़ित जो परिजन थे वो राकेश टिकैत से मिले, उनको जो अपने संगठन का सॉल है भारतीय किसान यूनियन का, उनसे उड़ा के एक तरह से अपने कहीं ना कहीं अपने यूनियन में उनको जोड़ने की कोशिश भी की गई। तो साथ ही उनको आश्वासन भी दिया गया कि देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे, हम पूरे सरकार से आपके साथ खड़े हुए हैं और न्याय मांगने की हम पूरी कोशिश करेंगे। सरकार तंज कसते हुए कहा कि देखिए, जो राज्य मंत्री है अजय मिश्रा टेनी जो है, टेनी को हम गिरफ्तार करवाएंगे, गिरफ्तार करवा के रहेंगे और प्रधानमंत्री से हम आह्वान करते हैं कि प्रधानमंत्री जी इसे इस्तीफा दिलवाइए और अपने गृह मंत्रालय से इसको बर्खास्त करिए, अन्यथा इसके विरुद्ध में भी हम एक बड़ा आंदोलन करने की अपनी रणनीति बनाने को मजबूर हो जाएंगे। साथ ही उनका कहना था कि देखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जो तमाम 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पे भी हम महापंचायत का आयोजन करेंगे और सिर्फ ये आखिरी इसको ना समझा जाए। योगी आदित्यनाथ पे, प्रधानमंत्री पे भी निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की जहां जहां सरकार है, हमने पहले भी ऐलान किया था कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां हमारा महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। और इस बार जो 1 लाख की भीड़ आप देख रहे हैं ये बहुत कम है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत कम है और आने वाले समय में आपको इससे भी बड़ी भीड़ देखने को मिले, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश मिशन की यहाँ पे आह्वान किया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को अपना एक अड्डा बनाया है कि हम अगले दफा वहां पे भी किसान आंदोलन का आयोजन करें, भव्य किसान आंदोलन करें, ताकि एक हुंकार बने कि ताकि संसद तक। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जया, अहम जानकारी साझा करने के लिए। आपके पीछे का हुजूम भी बता रहा है कि किस तरीके से आगामी 2022 होने वाले विधानसभा चुनावों में भुगतना पड़ेगा। कि हकदारियों की और युवा पंचायत की जो है एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें ये निर्णय हुआ है कि 27 तारीख को 27 नवंबर को जो है हमने यहाँ पे एक काले दिवस के रूप में एक रैली निकाली जाएगी, क्योंकि 27 नवंबर 2019 को जो है ये कैबिनेट में पास हुआ था देवस्थानम बोर्ड जो काला कानून है, और इसको रद्द करने के लिए जो है हमने परसों एक रैली। धनंजय हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। धनंजय, क्या कुछ अपडेट है? पंडा पुरोहित आक्रोशित नजर आ रहे हैं और अभी भी मानने को तैयार नहीं। कहा है कि आगामी रणनीति तय है, अगर माने नहीं तो दबाव बनाया जाएगा। बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरीके जो उत्तराखंड में आगामी विधानसभा जो चुनाव होने और जैसे उनके नजदीक आ रहे, ऐसे तमाम जो पंडा समाज हो या तीर्थ पुरोहित हो
तमाम जो हकूकदार है, आज उन्होंने यहाँ पर एक बैठक की है, महापंचायत उन्होंने यहाँ पर की है, क्योंकि कल भी दिल्ली में बैठक हुई थी जिसके बाद निर्णय लिया गया कि राजधानी देहरादून में भी एक बैठक का आयोजन किया जाए। अब वो कह रहे हैं कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है पूजा, वो इसी तरीके से सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। और ऐसे में एक सबसे बड़ा जो अध्यक्ष है, उनके जो अध्यक्ष है, उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि यदि सरकार अभी भी देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करती है तो आगामी 27 नवंबर को प्रदेश भर में काला दिवस मनाया जाएगा। 27 नवंबर और 1 दिसंबर ये दोनों ही तारीखें बेहद अहम होने वाली हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स यहीं से स्टार्ट हो चुकी है। बहुत शुक्रिया धनंजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड को 2025 तक उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री लगातार युवाओं और महिलाओं, सामाजिक संगठनों से ऑनलाइन और ऑफलाइन सुझाव ले रहे हैं। सीएम आवास में युवाओं और महिलाओं के सामाजिक संगठनों के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से संवाद हुआ। सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड डेवलपमेंट की ओर से संचालित संवाद श्रृंखला को बोधिसत्व कार्यक्रम के माध्यम से संचालित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपनी योजनाओं को भी गिनाया। हमारा राज्य हर दिशा में हर प्रकार से हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य बने, जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने कल्पना की है किसी की, तो उसके तहत सभी के विचार, सभी विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे। चलिए वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।